अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सात रंग के साथ मैं अरशद अमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरे साथ हमेशा की तरह तशरीफ़ रखते हैं जनाब इकबाल भट्टी साहब। देखती आंखों और सुनते कानों को इकबाल भट्टी का भी अस्सलाम वालेकुम। सात रंग प्रोग्राम जो आप हफ्ते में 3 दिन देखते हैं, इतवार को, ट्यूसडे को और थर्सडे को। इतवार को 12 बजे आप आमनी टेलीविज़न चैनल 14 पर देखते हैं और इसी तरह ट्यूसडे को 1 o'clock और थर्सडे को 1:30। जैसे कि प्रोग्राम में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, कुछ ना कुछ ऐसे ख़ास मेहमान हो जो आपकी इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंचा सके। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं जनाब मुस्तफ़ा ताज साहब, जो कि प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट हैं। इनसे बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को। सब सुनने वाले और देखने वाले भी। देखने वाले भी जनाब, बिल्कुल बेशक। सबसे पहले तो आप अपने देखने वालों को ये बताएं कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए, पाकिस्तान से कनाडा में कब आए? जी, मैं कनाडा में 1998 से हूँ। मैं कराची से डायरेक्ट कनाडा में आया और बस यहीं पे आके बस गए। एजुकेशन आपकी कहाँ कंप्लीट हुई? मेरी एजुकेशन, मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है कराची से। कॉलेज मेरा था गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज और मेरी स्कूलिंग हुई है गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ स्कूल से। जी। और यहाँ पे आके उसी वक्त से रियल एस्टेट एजेंट हैं या फिर पहले कुछ और? नहीं, मैं जो हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज में हूँ। मैं इंश्योरेंस ब्रोकर हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन है लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें करता रहा। शुरू में जब हम आए तो हमने RESP से स्टार्ट किया था, बच्चों की जो एजुकेशन प्लानिंग होती है। अब थोड़ा सा क्योंकि एडिशनल चीज़ें मेरे पास आ गई हैं तो RESP का प्रोग्राम जो है वो मेरी मिसेस देखती हैं। मैं अब सिर्फ इंश्योरेंस और रियल एस्टेट में। और अमान साहब, आप भी रियल एस्टेट में हैं, तो आप रियल एस्टेट ज़रा पूछे। नहीं, मैं इससे पहले कि इनसे रियल एस्टेट के बारे में पूछूँ, मैं पूछ रहा था कि अक्सर जो लोग आते हैं पाकिस्तान से यहाँ पे, वो कहते हैं कि साहब हम बच्चों के लिए हैं, बच्चों की तालीम के लिए हैं। आपके क्या मक़ासद थे यहाँ आने के? सर, मेरा मक़ासद तो ये था कि मैं जब आया तो मैं ख़ुद भी जवानी था, तो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, बेटर लाइफस्टाइल के लिए, एंड ऑब्वियसली आपके पास जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए और उनको वो जो लाइफस्टाइल जो हम आप शायद पाकिस्तान में हमको नहीं मिल रही थी, उस चीज़ के लिए ख़ास तौर पे कनाडा आए। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा कहा कि जवानी, तो आपका क्या मतलब, अब आप जवान नहीं? हालांकि वो लोग कहते हैं कि एज इज नंबर, एज इज एब्सोल्युटली जस्ट अ नंबर। बट ये है कि आपके ऊपर एक टाइमर तो लगा दिया जाता है। अगर आप मेरे दिल से पूछे तो मैं अभी भी वैसा का वैसा हूँ जवान। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। ये तो बेगम यहाँ पे होती है, उनसे पूछते हैं। हाँ, शी माइट हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट रियल बारे में पूछूंगा क्योंकि अवान साहब भी रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं। आपसे पूछूंगा कि इस वक्त जो मार्केट है रियल एस्टेट की, जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। भाई, रियल एस्टेट की मार्केट आपको पता ही है, अप्स एंड डाउन्स का सामना रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, लोग फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि मार्केट की क्लैरिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट ये है, और कोविड के बाद से चीज़ें भी बहुत सारी चेंज हो गई। तो अब जो मार्केट की सिचुएशन है वो कंपैरेटिवली बेटर है। एक्चुअली लोग फाइन ट्यून्ड हो गए इस चीज़ में कि भाई अब इंटरेस्ट रेट भी हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, मगर एक सर्टेन लेवल तक ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना। और प्राइस भी मॉडरेट हैं अब तक, मगर मैं ये कहूँगा कि नाउ इज़ द टाइम टू एक्ट, क्योंकि अब ये मामला टाइम से यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि जो आपने बोला कि मार्केट सही है, क्या ये इंटरेस्ट रेट की वजह से सही हुई है? जी, इंटरेस्ट रेट की वजह से मार्केट में चढ़ाव एक आया है ऑब्वियसली, क्योंकि अब जो है लोगों की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है, यानी कि जो उनकी अफोर्डेबिलिटी है, वो कंपैरेटिवली बेटर हो गई है। आप इसको कह सकते हैं कि बायर मार्केट है या सेलर मार्केट है इस वक्त? जी, इस वक्त जो आपकी है बायर्स मार्केट है, मगर बायर्स मार्केट ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट ड्रॉप्स होंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, और फिर जब वो सेलर पर ज़्यादा पैसे मांग सकते हैं। जी, तो फिर वो आपका, जब सेलर ज़्यादा पैसे मांगेगा और प्राइस वॉर शुरू हो जाएंगी, तो उस वक्त जो आप जहां इंटरेस्ट में पैसा बचाना चाहते हैं, वो फैसिलिटी इट विल नॉट मेक सेंस टू यू, बिकॉज द प्राइसेस विल बी टू हाई एंड आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी ये कम हो गया, ये बढ़ गया, वो किस वक्त आते हैं, किस रुझान से, या क्या है वो इस वक्त? सर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसको स्केल को अप एंड डाउन करने के। मार्केट कंडीशंस क्या हैं, इकोनॉमी क्या कह रही है,
किस तरह के आउटसाइड प्रेशर्स हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे कि आप जानते हैं वो बढ़ गई है, उसका बहुत प्रेशर है, क्योंकि सिर्फ हाउसिंग की कॉस्ट ही नहीं है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो लोगों के लिए परेशानी ज़्यादा है। हमारी इकॉनमी जो है वैसे ही ज़रा ज़्यादा सफ़र करती है बनस्बत हमारे सदर्न नेबर्स के, क्योंकि वो लोग ज़रा ज़्यादा खुला जो है उनका हिसाब किताब है। अमोर्टाइजेशन 30 ईयर्स है, एक दफ़ा ले लिया एंड यू फिक्स इट एंड फॉरगेट इट वाला सिलसिला है। हमारे यहाँ हर 3 साल 5 साल के बाद हम वापस रिन्यूअल के उसमें प्रोसेस में जाते हैं। आप प्रोफेशनल हैं थोड़े फाइनेंसिंग में, मुझे ये बताएंगे जो इस वक्त यंगस्टर हैं, न्यूली वेड होते हैं जी, उन्होंने घर ख़रीदना है जी बिल्कुल, $1 मिलियन से घर इस वक्त कम कोई नहीं है जी, अगर होगा तो अपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, वो भी 6-7 लाख के मिलती है आजकल। जी बिल्कुल। तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपके पास? देखें, उनको दे हैव टू मेक अ स्टार्ट व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू आर सिंगल और अ कपल, अभी आपकी फैमिली फॉर्म हो रही है, आपको किसी ना किसी तरीके से अपने फाइनेंसेस को एडवांटेज देना है। देखिए जी, अगर वो 25% भी जो कन्वेंशनल मॉर्गेज होती है जी वो सेव करेंगे तो उनको 2,50,000 चाहिए। जी जी जी, अब तो काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, अब तो आप 15% पे क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप छोटा घर लेते क्वालिफाई तो हैं। देखिए 10 लोग 10% में भी करवा सकते हैं, जी, हो जी। सकते हैं, लेकिन उसको जब पेमेंट देनी होती है मॉर्गेज की वो बहुत मुश्किल हो जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे अगर हस्बैंड काम कर रहे हैं तो शायद वाइफ काम नहीं कर रही हैं, दे हैव टू स्केल अप। मेरे पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं कि अपने आप पार्ट टाइम इनकम में इजाफा कर सकते हैं। बात यह है कि एज ए रियल्टर एंड एज ए लाइफ ब्रोकर मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं। बात यह है कि बात से बात स्टार्ट होती है और बात ही करने से हम कहीं आगे पहुंच सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक बात नहीं करेंगे तब तक कहाँ पहुँचेंगे। अच्छा सर, आपसे भी एक चीज़ बताइए कि जिस तरह फ़र्ज़ की कि आपने कहा कि शादीशुदा न्यूली वेड है जी, और ज़रूरी नहीं कि वो कपल जो घर खरीदे, ये भी हो सकता है कि आप मिसाल 2-4 दोस्त मिलके एक घर ले लें एज ए इन्वेस्टमेंट, थोड़े थोड़े, तो उसमें उसके बारे में आपकी क्या राय है, किस तरह ये मुमकिन है? देखें, कनाडा में मिल के घर ख़रीदना बिल्कुल एप्लीकेबल है, आप आराम से ही कर सकते हैं। असल में काम क्या है कि अभी किस वजह से लोग घर नहीं ले पाते, इसलिए कि उनकी डाउन पेमेंट्स कम है, उनके पास वो अमाउंट नहीं है कि जिससे वो डाउन पेमेंट्स दे सकें। तो फिर ऐसे में क्यों ना दो तीन लोग कंबाइन हो जाएं और उस चीज़ का बेनिफिट लें कि साथ मिलके घर ले लें। आपको पता है यहाँ लॉयर के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं, इफ्स एंड बट्स का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कनाडा है। तो इसमें वाला कोई फ्रॉड के या कोई मेरे पैसे लेके वो भाग गया ना हो या वो, तो ऐसे क्या चांसेस हैं? आप थ्रू आउट प्रॉपर प्लानिंग से काम करें, अपने लॉयर को बीच में इन्वॉल्व रखें, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग टू वरी अबाउट इट। आप समझते हैं कि आपके साथ जो मिल के इसके अंदर ऐड होना चाह रहे हैं आपके साथ घर की शराकत में, तो फिर आप अगर उनके साथ कंफर्टेबल हैं, ठीक है ना, बट द बेटर पार्ट इज़ कि आप हमेशा लॉयर्स को इंटैक्ट रखें। हर चीज़ जो है विजुअलाइजेशन शुड ऑलवेज बी ऑन पेपर। जी मुस्तफ़ा साहब और अफान साहब, हर अच्छी बात में वक्फा बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल जनाब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर मुस्तफ़ा साहब से बातचीत होगी। अफान साहब से रियल एस्टेट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर आपने घर लेना हो या बेचना है तो आपको ज़रूर इनसे मशवरा करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। जी अच्छे और प्यारे सामीन और नाजरीन, आप प्रोग्राम 7 रंग देख रहे हैं, जो कि आपके लिए 3 दिन हफ्ते में आता है। इतवार को 12 बजे, ट्यूसडे को 1 बजे और थर्सडे को 1:30। इस प्रोग्राम में अगर आप हिस्सा लेना चाहें, अपना प्रोग्राम, अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहें, तभी आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल और फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ब्रेक से पहले आपकी जो बातचीत हो रही थी उसको कंटिन्यू करें ज़रा, फिर उस पर और सवाल पूछूंगा। अच्छा, उसमें जो मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे फिर के 2-4 लोगों ने मिलकर एक घर ले लिया जी, तो उसमें क्या रिस्क है कि वो प्रॉपर्टी जो आपकी या वो जो इन्वेस्टमेंट है वो गोज़ डाउन एंड आपको लॉस हो जाता है? देखें, जो लोग भी शराकत कर रहे हैं वो लाइक माइंडेड लोग हों, उनके पास एक स्पेक्ट्रम हो, उनके पास उनको ये पता हो कि जी हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम इतने अरसे तक साथ हैं, ठीक है ना, बैकआउट होने का चांस नहीं है। कोई एक पैटर्न पूरा एक डिज़ाइन करके उसके ऊपर अगर काम किया जाए तो आई थिंक कि किसी को भी इशू नहीं आएगा। अगर आप नॉट क्लियर कि भाई मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल मुझे अचानक निकल जाना है और दूसरे को नहीं निकलना है, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप जो है एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें भी अगर पेपर फॉर्मेट में लिखी हुई हों, एज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में हों, तो फिर क्लैरिटी रहेगी। कि मसले फर्ज किया कि भाई 5 साल तक कोई हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसको 5 साल तक जी, कि हम इसको टच नहीं करेंगे।
थैंक यू। मुस्तफा साहब, मैं रियल एस्टेट के बारे में जी। ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई यंगस्टर या फिर कपल या कोई भी घर पहली दफ़ा लेता है तो उनको जो मॉर्गेज है वो किस तरह लेनी चाहिए? कन्वेंशनल मॉर्गेज फर्स्ट 1 साल के लिए, 2 साल के, आपका क्या इरादा, क्या राय है कि ये फ्यूचर में कम हो सकती है? और जी बिल्कुल बिल्कुल। आजकल क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो मॉर्गेज एजेंट्स और मॉर्गेज प्रोवाइडर्स जो हैं वो भी आपको इसी तरफ पिन पॉइंट कर रहे हैं कि आपकी जो मॉर्गेज हो वो कंपैरेटिवली 3 साल की हो या उससे कम की हो। और रीज़न यही है कि अभी इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं कि अगर लॉक इन भी कर लेते हैं अभी तो ये चांसेस और हैं कि आगे फ्यूचर में 1-2 पॉइंट्स कम हो जाएं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। सो उसका एडवांटेज लेने के लिए, क्योंकि जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तो यू विल बी एट अ बेनिफिट पॉइंट कि आप उसका ख़ास एडवांटेज ले सकें। इन्हीं बातों को मद्देनज़र में एक ज़हन मेरे में सवाल आता है, देखने वालों में यही आएगा, क्या हमें पुराना घर लेना चाहिए या फिर न्यू घर जो कि नेक्स्ट 2 साल में उसकी क्लोजिंग होगी या 3 साल में क्लोजिंग होगी? इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको आज घर की ज़रूरत है तो फिर आपको आज घर लेना चाहिए, ठीक है जी। प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि एक अच्छा घर देखें, इसकी ज़्यादा फिक्र ना करें कि घर बहुत पुराना है। अगर वो अच्छा और वेल मेंटेन घर है, हर चीज़ है, प्रॉपर इंस्पेक्शन उसकी हुई है, तो यू शुड बी लीस्ट वरीड अबाउट। देखने में ये आता है ना कि मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं, नेक्स्ट 2 साल में 3 साल में मैं कमाई करके पैसे और इकट्ठे कर लूँगा, जब क्लोजिंग आएगी 3 साल के बाद नए घर की तो मेरे पास एनफ डिपॉजिट होगा कि मैं दे सकता हूँ और अच्छी मॉर्गेज ले सकता हूँ। जी बिल्कुल, ऐसा भी है और हमारे ऑब्वियसली उसके लिए भी प्रोविजंस हैं। आप जाहिर सी बात है न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम लाइन्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स कभी डिले हो जाते हैं और उसकी वजह से आपकी जो है ना थॉट प्रोसेस और आपका जो एक आगे की सोच है कि जी मैं इस वक्त तक मूव हो जाऊंगा, वो सारी चीज़ें शिफ्ट कर सकती हैं। तो वो क्लैरिटी ऑफ माइंड रखने के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्री कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट अ बैड आइडिया, बट कीपिंग इन माइंड कि जी आपके पास ये अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। टाइम क्रंच आपके पास उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़रूरी है। सर मुस्तफा साहब, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त मौका सही है? सर इस वक्त अगर मेरे पास एक घर है तो क्या इन्वेस्टमेंट, मेरे पास एनफ एक्स्ट्रा पैसे हैं कि मैं और घर ले सकूँ, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी अप्रोप्रिएट है कि नहीं? देखें जी, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पास प्रिंसिपल रेजिडेंस है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप गो फॉर यूज्ड ड्वेलिंग। उसकी वजह यह है कि आप अभी उसको ख़रीदेंगे, बाय करेंगे, अभी उसको रेंटल बेसिस पे डाल देंगे। और रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है कि वो हमेशा आपको बेनिफिट देगी। टाइम्स के हिसाब से चीज़ें चढ़ती, पैसे घटते और बढ़ते रहते हैं, मगर रियल एस्टेट की हिस्ट्री ये है कि इट विल ऑलवेज पे यू जस्ट नीड टू हैव द होल्डिंग पावर विद यू। इससे पहले कि हम नेक्स्ट ब्रेक पे जाएं, मैं आपसे एक सवाल करूंगा क्विकली कि जब हम घर ख़रीदते हैं तो उसकी इंस्पेक्शन के वक्त कौन कौन सी चीज़ें को देखना चाहिए? सर उसकी इंस्पेक्शन के लिए आपको हर वो चीज़ देखनी चाहिए जो ज़रूरी है, उसके प्लिंथ से लेकर उसकी इंटीरियर से लेकर उसके आउटडोर, उसका हीटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एस्बेस्टॉस वगैरह की, कोई पुराना घर है तो एस्बेस्टॉस वगैरह तो नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इफ़ेक्ट करे बाद में या आपके लिए फ्यूचर कॉस्ट बढ़ जाए उसके लिए। क्या वो रियल एस्टेट एजेंट के साथ कवर होती है कि यहाँ एक्स्ट्रा इंस्पेक्टर को हायर करके इंस्पेक्शन करवाई जाती है? एब्सोल्युटली। देखें, इस तरह के इंस्पेक्टर्स आप अलग से भी हायर कर सकते हैं और आप अपने जो है अपने जो रियल्टर है उसको भी कह के कर सकते हैं। आई थिंक ये रियल्टर का फ़र्ज़ है कि वो घर देखते ही सारी चीज़ें पिन पॉइंट करे और ये एडवाइस करे कि आप प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कराएं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज बातचीत हो रही है रियल एस्टेट की, घर ख़रीदना या बेचना हो। मुस्तफा ताज साहब, रशीद अवान साहब मेरे साथ हाजिर हैं। तो आइए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं और कंटिन्यू इसी तरह की बातें। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अभी बातचीत हो रही थी मुस्तफा साहब से। मुझसे ये आप चीज़ आप बताइए कि जो इंस्पेक्टर जो है, जो इंस्पेक्शन होती है, उसकी क्या मतलब बायस उसकी होती है इंस्पेक्शन, या वो बिल्कुल मतलब जो इंस्पेक्शन करता है वो अपने उस स्टैंडर्ड जो है उनका उस लिहाज से करते हैं कि वो ना तो वो मतलब बायर की साइड लेता है ना वो सेलर की साइड लेता है, वो सिर्फ जो प्रॉपर्टी उसको देखता है कि इसमें क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं? कुछ बताइए। होम इंस्पेक्टर जो है वो एक थर्ड पार्टी होती है
ठीक है ना, ना वो बायर का होता है ना वो एजेंट का होता है, ठीक है ना। उसका काम ये है कि एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाए इस घर के लिए, ठीक है ना, जिसमें बड़ी से बड़ी चीज़ और छोटी से छोटी चीज़ भी आ जाती है। यहाँ तक कि हीटिंग सिस्टम का अगर फ़िल्टर भी चेंज नहीं है तो ये उसका काम है कि रिपोर्ट में डालें कि दिस हाउस इज़ नॉट बीइंग प्रॉपर्ली मेंटेन, चीज़ें प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। तो ये रियल्टर का काम है कि वो एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर ऐसा चूज़ करे, ठीक है ना, जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो। जो भी चीज़ कर रहा है, चाहे वो आपके लिए लॉयर लेके आ रहा है या कोई भी चीज़ सजेस्ट कर रहा है, मॉर्गेज एजेंट हो गया, कोई भी ऐसा फ़र्द जो कि आपकी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए काम है उसका, वो आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट होना चाहिए और द रियल्टर हैज़ टू मेक श्योर ऑफ दोज थिंग्स। थैंक यू। रियल एस्टेट एजेंट तो बहुत हो गए हैं। कई लोग ऐसे रियल एस्टेट एजेंट है कि वो देखते हैं कि उनके पास 2 मिलियन का घर है तो उनको घर बेचना है मार्केट में, तो वो रियल एस्टेट का लाइसेंस ले लेते हैं। क्या ये मुनासिब है कि प्रोफेशनल को सिर्फ प्रोफेशनल को काम दिया जाए जो उसका प्रोफेशनल रखता है? इकबाल साहब, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और लोग सोचते हैं कि चलें भाई एज अ पार्ट टाइम इनकम हम रियल एस्टेट का लाइसेंस ले लेते हैं। मेरा थॉट प्रोसेस बहुत इस मामले में क्लियर है। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि आप रियल एस्टेट का अगर लाइसेंस लेते हैं तो उसमें टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी और लर्निंग कर्व है, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप उसके अंदर डालेंगे। अगर आप वो नहीं डाल सकते तो देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर क्लाइंट्स। इफ़ यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर क्लाइंट देन यू शुड नॉट बी इन दिस प्रोफेशन। जी जी। अच्छा, अब आपने ये जो कहा कि तो वो घर जो किसी ने बेचना है जी, और उसने लाइसेंस लिया है, लेकिन अगर वो बंदा खुद ट्रेन नहीं है तो वो क्या उस घर को बेचेगा? फिर तो मतलब वो हो सकता है वो उसको लॉस पे ही बेच दे या वो उस तरह की जो वैल्यू है वो ना निकाल सके। तो इसके लिए बेहतर नहीं कि वो किसी थर्ड पार्टी को हायर करे जो कि उस घर की मतलब हर चीज़ देखे और उसको अच्छी प्राइस लेके दे? देखें, ये थॉट प्रोसेस तो डेफिनेटली आपके अंदर होना चाहिए। इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, ये सारी चीज़ें इट शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट अ इंडिविजुअल इज़, ठीक है जी। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए या अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए लाइसेंस ले लेते हैं। और अगेन मैं वही रिपीट करूँगा कि आप ज़रूर करें, पार्ट टाइम भी करना कोई बुरी बात नहीं है, आप ज़रूर करें, मगर उसके साथ जो ऑनगोइंग आपकी लर्निंग प्रोसेस है उससे पीछे ना हटें। क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे बड़ा जो आपका काम है वो है कस्टमर सर्विस। अगर आप कस्टमर्स के एम्बिशंस को नहीं समझ सकते, उनके थॉट प्रोसेस को आप अलाइन नहीं कर सकते, वो किस तरीके से सोचते हैं, अगर आप उनको लुक आफ्टर नहीं कर सकते तो फिर आप क्या उनके साथ कैसे डील करेंगे और कैसे उनको कंफर्टेबल करेंगे। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, इतनी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे लास्ट में। ज़रूर। सवाल ये है कि जब आप घर ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो रियल एस्टेट एजेंट जो प्रोफेशनल है उनमें क्या देखना चाहिए आपको? सर, मैं ये कहता हूँ कि आपको रियल एस्टेट एजेंट के साथ मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी आँखों में डाल के देखें। जो प्रोफेशनल होगा, आपको जब वो बात करेगा, जब वो मुंह खोलेगा तो आपको उसको पता चल जाएगा कि ये प्रोफेशनल है या नहीं है। कौन सी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए सर। वो किस तरह से बात कर रहा है, वो किस तरह से चीज़ें समझा रहा है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लोग ख़ुद अपनी तरफ से समझ लेते हैं, मगर वो चीज़ें कैसे अलाइन होंगी और कैसे कस्टमर के लिए वो बेनिफिशियल होगी और किस तरह से रियल्टर काम करेगा, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, वो क्या क्या चीज़ें उनके लिए करेगा, किस किस तरीके से करेगा, क्या हर प्रोसेस पे वो क्लाइंट्स को अपडेट रखेगा, क्या ये सारी चीज़ें वो करेगा, क्या उसके बाद भी वो एक रिलेशनशिप रखेगा। यानी कि एक एक चीज़ जो वो करता जाएगा, लेट्स से कि लिस्ट कर रहा है, कोई भी चीज़ वो कर रहा है, क्या वो अपने क्लाइंट्स को बता रहा है कि ये चीज़ इस तरह से की है और इस तरह से अब ये प्रोसेस होगी। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी ब्रेक लेंगे प्रॉमिस, उसके बाद कोई ब्रेक नहीं होगी। तो इसी तरह आप प्रोग्राम साथ रात देख रहिए, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन। बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। अच्छा, मैं मुझे आपसे फॉलो अप क्वेश्चन करूँगा जी, कि जिस तरह कुछ जो होम ओनर जो हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो बहुत घर बेच चुके हैं, खरीद चुके हैं, तो अब हमको रियल एस्टेट एजेंट की ज़रूरत नहीं है, तो हम अपना घर खुद बेचेंगे। अच्छा, उसमें ये एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं जो मतलब प्रोफेशनल हैं कि जिस तरह कि भाई मैं घर वाला हूँ, मैंने कहा कि मुझे घर बेचना है
और जब वो सब काम हो गया तो लॉयर जो है फ़र्ज़ कीजिए मैं जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है जो एग्रीमेंट है वो लॉयर से ठीक करा लूँगा। अच्छा, रियल एस्टेट एजेंट ये कहते हैं ठीक है, लॉयर जब वो चेक करेगा वो उस क्लॉज की या उस एग्रीमेंट की लीगैलिटी चेक करेगा जी कि बिल्कुल। भाई ये जो एग्रीमेंट है ये लीगल है नहीं। लेकिन जो प्रोफेशनल रियल्टर्स हैं वो कहते हैं कि हम लीगैलिटी भी चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये क्लॉज जो हमारा जो क्लाइंट है उसकी फेवर में है। एग्जैक्टली तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। आप कोई भी प्रोफेशनल हायर करते हैं, ठीक है ना, उसकी रीजनिंग ये होती है कि उसके पीछे उसकी एजुकेशन होती है, उसका एक्सपीरियंस होता है, उसकी क्लैरिटी होती है कि वो किस तरीके से आपको हेल्प करेगा। आप अपना घर खुद बेच सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, मगर रियल्टर एक एडेड बेनिफिट है आपको, जो कि आपके थॉट प्रोसेस से ज़्यादा हो सकता है कि आपके घर की वैल्यू वो उसको डिफ़ाइन करे, कंपैरेटिव मार्केट स्टडी करे, वो सारी चीज़ें करे जिसकी वजह से वो आपके होम वैल्यू को जो है ना अप्रिशिएट करवा सके। वो आपके घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें को देख सके, वो बता सके कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें आप अलाइन कर लें, ये ठीक कर लें तो आपके होम की वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। सो रियल्टर जो चीज़ें और जो बेनिफिट दे सकता है वो इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। रियल्टर इज़ डूइंग दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, आपने अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे सब देखने वालों को, और इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि आने प्रोग्राम में भी आपको लेके आएंगे। आप ये बताएं कि आज जो अपने प्रोफेशनल लाइफ से रियल एस्टेट से हट के या रियल एस्टेट को इन्वॉल्व करके अगर कोई पैगाम हमारे देखने वाले को देना चाहे तो क्या होगा? जी बिल्कुल, मेरा पैगाम सारे सुनने वालों के लिए यही है और सारे देखने वालों के लिए ये है कि अगर आपको रियल एस्टेट में आना है या आप कोई भी अपने चेंज कर रहे हैं, कोई अपडेट कर रहे हैं, अपने अपग्रेड कर रहे हैं अपने घर को, या डाउन साइजिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो बातचीत से स्टार्ट करें। जो भी आपका रियल्टर है उसको आराम से 2-4 लोगों को इंटरव्यू करें, देखें कि कौन जस्टिफाई करता है आपका जो थॉट प्रोसेस है, कौन अलाइन करता है, कौन आपको कंफर्टेबल फील करा रहा है, कौन ये देख रहा है कि आपकी सारी ज़रूरतों को वो अंडरस्टैंड कर रहा है, कौन आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड दे रहा है, कौन आपको पीस ऑफ माइंड दे रहा है। अगर ये सारी चीज़ें उस रियल्टर के पास है तो ज़रूर आप उनसे कांटेक्ट करें। अगर आपके पास ऐसा रियल्टर नहीं है और आप ये समझते हैं कि थोड़ी जो बातें की हैं कुछ सेंस बनाती हैं, तो आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। मेरा नाम मुस्तफ़ा ताज है, मेरा फ़ोन नंबर 647-385-7233। नंबर मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 647-385-7233, और मैं एग्जीक्यूटिव होम्स रियल्टी के साथ काम करता हूँ। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने का। अरशद अवान साहब, आपका पैगाम क्या होगा? जी सर, मेरा वो तो पैगाम वही मोहब्बत का पैगाम है कि आप उसमें मोहब्बत रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और इसी तरह मैं अपने जो अली शाह साहब हैं Z9 स्टूडियो के, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमको बकौल आपके क्या खूबसूरत दिखाते हैं, ठीक है, और हमारा ख्याल रखते हैं। तो मतलब आपके लिए के सामने बहुत अच्छी मिसाल है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज आपने रियल एस्टेट की बातें सुनी मुस्तफ़ा ताज साहब से और अरशद अवान साहब जो हमारे प्रोड्यूसर भी हैं इस प्रोग्राम के। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ अली शाह साहब का, Z9 टेलीविज़न का, जो स्टूडियो हम तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ उनकी मेहरबानी। और जो आपने बातें आज सुनी हैं, आपको पता चल गया कि आपने घर किस तरह ख़रीदना है, किससे ख़रीदना है, और क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। घर उतना लें जितना आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत से बढ़ के ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर। अगले वीक फिर एक मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह ताला आपका सबका हामी और नासिर। मुस्कुराते रहें और अपनी मुस्कुराहटें दूसरों में बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।